नमस्कार दोस्तों। आज फिर मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं स्वामिनी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटों को यूँ छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दूँ तो गुजारा न होगा। मेरे ही कर्म से भगवान का यह कोप आया और मैं ही अपने माथे पर उसे लूँगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूँगा। अब घर देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी नहीं सकेगा। तुम किसी की बातों को मत सोचना। बिरजू गया तो अभी मैं बैठा हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली। दिन भर द्वार पर गपशप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रिया कर से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना भी दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोता नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसके मन को संभालना और रुद्रकंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पूछे जाएंगे। कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा, इसलिए भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी थी। वेदवे की व्यवस्था को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, देवगति में तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो बीसों काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत हिलोरे दिए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चित होकर भंडारे को खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन बहुत उत्साह हो रहा था। इस घर में वह कभी न आई थी। जब किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद करके वह ताली कमरे में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता। सारे घर के लिए वह कोठरी तिलस्म या रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसे बाहर का द्वार बंद कर दिया गया कि कोई उसे भंडारे खोलते न देख ले। बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटकाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ।
जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे, जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर मैं तत्व का नशा छाया था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया। उसी समय द्वार किसी ने आवाज़ दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो पड़ोसनी झुनझुनाई खड़ी और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखसाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है। यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, वह सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने मना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को शेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही
उस घर में जैसे वसंत आ गए। भीतर बाहर जहाँ देखे किसी निपुण प्रबंधक के हस्तकौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे। भोजन पहले से अच्छा मिलता और समय पर मिलता। दूध ज़्यादा होता, घी ज़्यादा होता और काम ज़्यादा होता है। प्यारी ने खुद विश्राम लेती और न दूसरों को विश्राम करने देती। घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज़ मांगो घर ही में निकल आती। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते। अब वह पहले की दशा नहीं है कि कोई चिड़थड़े लपटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुक्षण, चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं। सुबह का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए। भुन्नई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया कि आज ही उतरवा कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ तोड़ रखने में मज़ा आता है। मेरा कोई और बैठा हुआ है क्या कि मैं सबसे ज़्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूट पड़ा। दुलारी, तुम न खाओ न पहनो, जस तो पोती हो। यहाँ खाने पहने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारे हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं। दुलारी ने उद्दंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते थे और गरीब सबकी धोस हंसकर सहती थी। स्वामी का यह धर्म कि सबकी धोस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धोस, ताने, धमकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती। वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ कहती है करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए हैं। तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बराठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपत्ति का वह सरल आनंद, उनका प्रेम लगन, उसकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बंध गई। यहाँ तक दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नज़रों से गायब हो गई और अपने ही अतीत जीवन की के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तम्बाकू मंगवा लो। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसे लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए।
और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहार के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती रहती थी। बहुत कतरब्योत करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई न कोई चीज़ निकाल देती और चीज़ एक बार हाथ से निकलकर फिर न लौटती थी। वह चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्चा करती। अगर गांव में हेटी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दूल्हे के पास भी गहने थे, दो एक चीज़ मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीज़ न छूती। उनके खाने पहनने के दिन है, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया कि क्या फ़ायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात करते हो दादा, पहले लौंडे लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन थोड़े, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा सरंजाम कर लूँगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या। दास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास दो चीज़ रहेगी तो सब मुँह जोहेंगे, नहीं कोई सीधी बात भी न करेगा। प्यारी ने ऐसा मुँह बनाया मानो वह ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है और बोली, जो अपने हैं मैं भी अपने न पूछे तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरा साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पे लाद ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बाहरी के दिन सारी बिरादरी को भोज हुआ, लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया, नवजात पुत्र को देखने के लिए। उसका दिल व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर ग्रह से निकल चुकी थी, गर्भावस्था में उसकी देह क्षीण हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सौर के संयम और पौष्टिकता भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उस आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताक कर उसके निद्रा मगन होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अंध खुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा करने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुख को निहारते। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की तृप्त लालसाई क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। जैसे लगाम मुख बंद बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के चाबुक से पीड़ित दौड़ते दौड़ते बेदम दुरंग हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर कैनातियों खड़ी कर लेता और परिस्थिति को भूलकर एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता। कुछ वही दशा प्यारी की हुई, उसका मातृत्व की, जो पिंजरे में बंच मुख निश्चष्ट पड़ा हुआ समीप से आने वाली मातृत्व की चहकार सुनकर जैसे जाग पड़ा। चिंताओं के उस पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटाकर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ने तो 9 महीने पेट में रखा है। सातन तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का न होता तो मेरी सूरत क्यों होती। चेहरा मोरा, रंग रूप मेरा ही सा कि नहीं। दुलारी, इससे क्या होता है, बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीता। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मज़े से हुक्का पीऊँगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई बड़ा ओहदा पाएगा, तुम्हारी तरह दिल भर बैल के पीछे ना भागेगा। मालकिन का कहना है कल एक पालना बनवा दे। अब बहुत सवेरे न उठा करना और छाती फाड़कर काम भी न करना। दुलारी,
यह महारानी जीने देगी तब ना। मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोग के लिए मरती है। भैया होते तो अब तक के 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी की कंठ में आंसू का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निसफल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों के बाद शिवदत्त भी मर गए। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का भी कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी के काम करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वही मंजूर उसके यहाँ टिकते जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाना पड़ता। कहने को अब वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजदूर भी उससे तोराइयाँ बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर दोष जमाता। भोजन में किफ़ायती करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कोरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजदूर भला क्यों रियायत करने लगे। सर प्यारी पर निकलती थी, वही एक फालतू चीज़ थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आँखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपये रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बोले हुए, इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कसेटव सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की ही मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुख भी तो थक रहा, यदि यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को तो मैं चक्की में जोतर उनकी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथों में करो, मुझे एक टुकड़ा देना पड़ी रहूँगी। मथुरा आंध्रकंठ होकर बोले, भाभी यह तुम क्या कहती हो, तुम्हारे ही संभालने यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह धुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, ऐसी ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के पढ़े लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी भी वहाँ ना लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले कितना खर्चा होता, उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा
जाने से फ़ायदा ही क्या। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियाँ पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देख प्यारी का दिल बैठा जाता। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए। तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे और मोह ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिसे खाद को खा पी कर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती। दुलारी तो इस तरह निश्चित होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीज़ों को देखने, नई नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य कर सा रखा था। प्यारी के सिर सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लंडकोरी न होकर भी वह बच्चों के लालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया होते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहे और बच्चे चुपचाप बैठे रहे, हाथ पैर ना हिलाए, तो यह हो नहीं सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। खले खिलौने हजार गुड़गुड़िया से बढ़कर होते हैं। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती मानो कोई सनकर बहरा हो गया। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता तो वह कहीं चली जाए जिससे वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय काँप रहा था। ज्यों ज्यों समय निकट आता जाता उसकी वृत्तियाँ शिथिल होती जाती। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी। अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती। मन को समझा रही थी, वह लोग अपने होते तो क्या इस तरह से चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपना नहीं। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने धूते रहे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती थी तो रोने का मुँह सा बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उसमें जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरे संसार में कौन है। लेकिन इस भंबड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे। प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी विध्वल हो गई कि गांव के बाहर तक पहुंचने की भी उसे सुध न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित भी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जला, न हाथ धोए, न मुंह धोया। उसका हलवाला जो खूब बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी, नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझला लाती। यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने को जीना चाहता था। उसे समय सहानुभूति की भूखी थी। फल कांटे द्वार वृक्ष से मिले भी तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता।
धीरे धीरे शोभ का वेग कम हुआ, जीवन में व्यापार होने लगा। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी कि एक हल तोड़ दो और खेतों को उड़ा दो। प्यारी का गर्व ये ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना था। सारे काम पूर्वतः चलने लगे। उधर मथुरा की चिट्ठी पत्र न भेजने से उसके अभिमान को और उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ, उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करूँगी। घर में तो अब विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बोरी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले, खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में ही एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनती, मांग चोटे की ओर से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नलियां बंद हो गई। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोकू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा? जोकू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूँ, कल का झंझट कौन रखे। जोकू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बनाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसने जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो लो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने सोचा, प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, यहाँ आलोचना हुई। छिड़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो उचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खालिद हुआ। सवेरे में पहुंचा तो कोई और आकर न झेंक लेता, फिर अठवारे तक रह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी उक बिदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे मैं तो तुझे कुछ कह थोड़ी न रही हूँ, पागल मैं कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी मैं क्या जानूं, तुम्हें अंतर दिन बैठे रहते और पूछा जाता तो कहते जुर आया गया, पेट में दर्द आया। जोखू झेपता हुआ बोला, वह बात जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डाले, अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे हैं, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू तुम बहुत करोगी, 2 बैर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूँ। 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, 2 जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखो कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ आध सेर के 2 रोट बनाकर खिला दो तो खा लूँगा। मैं तो यही कहता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट्टी बना दूँ, उपले पर सेक लेता हूँ, कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ। प्यारी मैं तुम्हें आज फूल के खिलाऊँ। जोखू तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू जरा बैलों को सानी पानी दे जाऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपण की कोई ज़रूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए,
ज्वार बाजरा सन हरहर सब तो है धान न सही। जोकू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोजा। तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ। दोनों के बराबर काम क्यों न करूँगा? चल झूठा कहेगा, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, 8 सेर में रह गए। एक दिन तोला तब मालूम हुआ। तोला है बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान न रोपो, मजदूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकाना होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकाना हूँगा न, यह देख किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोकू को उबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पड़कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोकू ने माने बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोकू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ? यहाँ ऐसी महरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती हो? प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे? जोकू, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहने के लिए हट न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपालों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोकू, मैं कहने लगा हूँ तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोकू, तो मैं न कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलाने के छोड़ूंगी। जोकू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरकत हो गया और उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।